की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो मैथ्स 1 का टॉपिक है, लेसन नंबर 3 अंक श्रृंखला। सेम लेसन हमने लास्ट में भी रिवीजन किया था, लेकिन हमारी क्लास में थोड़ा सा टाइम कम पड़ने की वजह से हम 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उन पर विस्तार से चर्चा नहीं कर पाए थे। तो हमें फिर से मौका मिला है सेम वही टॉपिक को एक बार फिर से दोहराने के लिए। तो जो भी हमने 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे उस पर एक नजर डालेंगे। मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है वो जल्दी से उसको दोहरा लेंगे और उसके बाद में हम 3 और 4 अंक वाले प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कुछ उदाहरण जो है वो उस पर डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो भी डाउट होंगे उन प्रश्नों को लेकर वो क्लियर हो जाए। या फिर लास्ट वाली क्लास में जो रह गया था, जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं मिल पाया था, हम उन क्वेश्चंस को इस वाले अपने सेशन में कवर कर सकें। ठीक, तो शुरू करते हैं, लेसन के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेसन का जो वेटेज है एग्जाम के लिए वो लगभग 16 मार्क्स का है। क्योंकि अभी सिर्फ 4 ही टॉपिक बचे हैं और 60 मार्क्स का पेपर आता है ऑप्शन के साथ, जिसमें से आपको 40 अंक के प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसका उत्तर आपको एग्जाम में लिखना होता है। तो इस वाले टॉपिक से लगभग 16 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ ध्यान में रखने वाली बातें जो इस लेसन से रिलेटेड है, एकदम बेसिक है, लेकिन जिन शब्दों का, जिन टर्म्स का आपको मतलब पता होना चाहिए तो आप ये लेसन अच्छे तरह से कर सकते हो। उसको हम एक बार दोहराएंगे। सबसे पहले, यदि आपको कोई अनुक्रमणिका दी गई है और उसमें Tn+1 यानी कि n+1 वाला पद, अब वो चाहे 10वां पद हो, 11वां पद हो, 12वां पद हो, जो भी हो आपके क्वेश्चन के लिए, -Tn कहने का मतलब है कि दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर, n+1 और n, ये दो पद है, दोनों जो है वो क्रमिक पद हैं। तो यदि दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर जो हो वो स्थिर हो तो हम उस अनुक्रमणिका को अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। 1 और 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है वो इस तरह के पूछे जाते हैं। आपको अनुक्रमणिका दी गई होगी और कहा गया होगा कि आप बताओ, सिद्ध करो या फिर जांच करो कि ये अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं है। तो उसमें हम इस बेसिक चीज का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। हम दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे और 2-3 बार अगर इन क्रमिक पदों के बीच का अंतर हमें समान मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये अंकगणितीय श्रृंखला है। दूसरी बात, अंकगणितीय श्रृंखला के दो क्रमिक पदों के स्थिर अंतर को डी अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। जब हम दो दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, जिसको हम सामान्य अंतर कहते हैं, जो सबके लिए सेम होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए, और उसको हम डी अक्षर के द्वारा जो है वो दर्शाते हैं। ये ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको अंतर, सामान्य अंतर ऐसे शब्द लिखकर दिए जा सकते हैं या फिर संकेत का इस्तेमाल किया होगा। तो अगर सिर्फ डी लिखा है, डी का मान दिया है, तो उस डी का क्या मतलब होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर होता है, सामान्य अंतर, उसको ही हम डी अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद डी का जो मान है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों भी हो सकता है। अगर आपकी अंकगणितीय श्रृंखला बढ़ते क्रम में है, यानी कि पदों का मान जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो उस केस में अगर आप डी का मान निकालोगे तो डी धनात्मक मिलेगा। अगर अंकगणितीय श्रृंखला घटते क्रम में है, डी का मान घटते जा रहा है, पहले सबसे बड़ा नंबर दिया है, उसके बाद नंबर छोटे 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 होते जा रहे हैं, तो उस केस में डी का मान ऋणात्मक होगा। और यदि आपकी अंकगणितीय श्रृंखला के सभी पद समान है, जैसे कि अगर दिया है 2, 2, 2, 2, 2, 2,
डैश डैश डैश। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अंकगणितीय श्रृंखला गलत दी गई है, वो भी अंकगणितीय श्रृंखला का ही एक उदाहरण है। अभी इस केस में जब हम अंतर निकालेंगे तो 2 - 2 0 होगा, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर सामान्य अंतर जो है वो शून्य है। तो आपको ऋणात्मक मान देखकर या डी का मान 0 आ रहा है वो देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। डी का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों भी हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद, पहला पद, जिसको हम T1 कहते हैं, उसको ए भी कहते हैं। तो प्रथम पद यदि ए है और सामान्य अंतर डी है, तो वह अंकगणितीय श्रृंखला जो है उसके पद जो होंगे वो ए पहला पद, फिर ए प्लस डी, यानी ए और डी के मान को जोड़ देंगे तो हमें दूसरा पद मिलेगा, फिर ए प्लस 2d, यानी डी के मान को डबल करके ए में जोड़ देंगे तो तीसरा पद। इसी तरह से a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे करके हम आगे के पदों का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे भी प्रश्न आते हैं जहां पर आपको a का मान दिया होगा, d का मान दिया होगा और आपको आगे के पद कहा गया होगा कि पहले 4 पद ज्ञात करो या पहले 3 पद ज्ञात करो। तो वहां पर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आगे के पदों का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। अभी ये तो हुई वो बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आगे की स्लाइड पर देखेंगे। और सभी बच्चे हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेते जाए ताकि क्लास खत्म होने के बाद जब आपको घर पर भी कोई चीज दोहरानी हो, रिवीजन करना हो या कोई डाउट हो तो आप उस चीज का इस्तेमाल जो है वो कर सको। महत्वपूर्ण सूत्र जो फॉर्मूले इस लेसन की एकदम जान है, लेसन के 2, 3, 4 मार्क्स के प्रश्न आने के लिए आपको ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, बिना इनके कुछ नहीं हो सकता। तो वो तीनों सूत्र आपको याद करने हैं। Tn का फॉर्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn के लिए एक और दूसरा फॉर्मूला भी है n/2 T1 प्लस Tn। अगर किसी क्वेश्चन में पहला और अंतिम पद, अगर आपको ये शब्द दिखते हैं कि अंतिम पद दिया है, पहला पद दिया है, तो उस केस में अगर आपको Sn का मान ज्ञात करना है तो हम इस दूसरे फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे हमें 2-3 स्टेप में ही अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट उसके बाद 1 अंक वाले प्रश्न जो आपको इस लेसन से आएंगे वो विकल्प चुनकर उत्तर लिखो वाले होंगे 1A में, और 1B में हल करने वाले प्रश्न होंगे जिसमें 2 या 3 स्टेप्स में आपको सवाल का उत्तर मिलेगा। विकल्प चुनकर उत्तर लिखो वाले प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक से ही आएंगे, बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो आपके प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 में जो भी विकल्प वाले सवाल वहां पर दिए गए हैं वो सारे आपको वहां से तैयार करने हैं। सेम उसी में से आपको एग्जाम में कोई एक प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो हल करो वाले प्रश्न होंगे वो इस तरह से कुछ होंगे जैसा आपकी स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं के प्रथम 2 पद लिखो। तो आपको अनुक्रमणिका दी गई है Tn बराबर 3n माइनस 6 और इसके आपको प्रथम 2 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद और दूसरा पद T1 और T2। तो जब T1 ज्ञात करेंगे तो n का मान 1 होगा। जहां जहां पर भी आपको क्वेश्चन में n दिखाई दे रहा है वहां वहां पर आप 1 लिखोगे और हल करोगे। जब आपको दूसरा पद ज्ञात करना होगा तो आप n की जगह पर 2 लिखोगे। जहां जहां पर भी n लिखा गया है वहां वहां पर 2 लिखोगे और आपको दूसरे पद का उत्तर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें भी अगले 2 पद ज्ञात करने हैं लेकिन प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अभी यहाँ पे अनुक्रमणिका का सामान्य रूप न देकर आपको ए और डी का मान दिया गया है और आपको अगले 2 पद ज्ञात करने हैं। जो प्रश्न की शब्दावली है उस पर भी आपको ध्यान देना है। प्रथम 2 पद यानी पहले से शुरू करना है, पहला और दूसरा। अगले 2 पद यानी कि ए का मान यहाँ पे दिया है अर्थात पहला पद तो आपको क्वेश्चन में दिया ही गया है, तो आपको अगले 2 पद, तो दूसरा पद ज्ञात करना है और तीसरा पद ज्ञात करना है।
प्रश्न को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप उसकी शब्दावली पर ध्यान नहीं दोगे और समझो इस क्वेश्चन में आप T1 लिखकर और T2 लिखकर आ गए, आपको ऐसा लगेगा कि आपने उत्तर सही लिखा है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जबकि प्रश्न में कहा गया था कि अगले दो पद यानी T2 निकालना है और T3 निकालना है। T1 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही था। ठीक, तो आप T1 का मान दिया गया पहला पद, T2 निकालने के लिए A+D कर देंगे। T3 निकालने के लिए आप चाहो तो A+2D कर सकते हो, या फिर अगर चाहो तो जो आपको दूसरा पद मिला है उसमें अगर आप D को जोड़ोगे तो भी आपको तीसरा पद जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको करने हैं। फिर आगे के क्वेश्चन में दिया है किसी अंकगणितीय श्रृंखला के लिए सामान्य अंतर D ज्ञात करो। यदि अभी आपको दो दो पद जो हैं वो दिए गए हैं, दो दो क्रमिक पद दिए गए हैं। T10 दिया है और T9 दिया है, तो 9वां पद और 10वां पद क्रमिक पद हो गए, एक दूसरे के बाद आने वाले। तो आपको 10वें पद का जो भी मान दिया है उसमें से 9वें पद के मान को माइनस कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो आपके डी का मान होगा, वो आपका सामान्य अंतर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको 1 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर इसी में से क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया तो जहां पर आपको कहा गया है कि 2 पद ज्ञात करो, वहां पे आपको कहा जाएगा 4 पद ज्ञात करो। तो क्वेश्चन हल करने का तरीका एकदम सेम होगा, सिर्फ 2 की जगह अभी आपको 4 पद ज्ञात करने हैं, तो हमें 2 स्टेप जो है वो और एक्स्ट्रा लिखने होंगे। बाकी मेथड जो होगा, तरीका जो होगा वो एकदम सेम रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद चौथा प्रश्न है किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 10वां पद ज्ञात करो यदि a बराबर 1 तथा d बराबर 1। अब यहाँ पे 10वां पद ज्ञात करना है, तो हम एक एक नहीं ज्ञात करेंगे कि T2 ज्ञात किया, फिर T3, T4, T5 ऐसे करके T10 तक, वहां तक नहीं जाना है। आपको सिर्फ 10वां पद पूछा गया है तो डायरेक्ट हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पर n का मान रखेंगे 10, a का मान रखेंगे 1, d का मान रखेंगे 1। तो n, a और d का मान रखकर हम वहां से Tn का जो मान है, T10 का जो मान है वो ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न के हिसाब से अगर उन्होंने कहा है कि 2 पद ज्ञात करो, 3 पद ज्ञात करो, 4 पद ज्ञात करो, तो एक निकालना है। अगर डायरेक्टली कहा गया है 10वां पद, 25वां पद, 11वां पद, तो आपको वहां पर डायरेक्ट Tn के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अभी इसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर अगली वाली स्लाइड पर है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना है एग्जाम में वो जो है समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे जो 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 अंक वाले प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपको, अंक श्रृंखला है कि नहीं है, उसके बाद प्रथम दो जहाँ पर योगफल करने की बात आई, जहाँ पर योगफल ज्ञात करने की बात आई पर हम SN के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अंकगणितीय श्रृंखला बनाओ, जैसे अगर A का मान दिया है, D का मान दिया है, तो आपको कहा जाएगा कि अंकगणितीय श्रृंखला बनाओ। तो वहां पर हमें कम से कम 4 पद ज्ञात करने होंगे। आप T2 लिखो, T1 तो दिया ही गया होगा क्योंकि श्रृंखला बनानी है तो A का मान होगा। उसके बाद T2, T3, T4, T5 ऐसे 4 पदों का मान आप ज्ञात करोगे, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पद होने चाहिए और फिर हम उससे अपनी श्रृंखला बना सकते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद जो आ सकता है वो है कृति वाले प्रश्न। तो कृति वाले प्रश्न जो आपको बॉक्स बॉक्स बनाकर दिए गए होते हैं, तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसके सारे स्टेप्स जो है वो आपको पेपर में दिए गए होंगे। कुछ जगह होगी जो खाली छोड़ी गई होगी, रिक्त होगा, वहां पर बॉक्स बना होगा, आपको सिर्फ उसके अंदर ही आंसर जो है वो भरना होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चंस है वो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं है वो बताना, और उसके बाद सामान्य अंतर कितना है वो ज्ञात करना अगर श्रृंखला है तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। साथ ही साथ यदि अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद और सामान्य अंतर डी दिया गया है तो अंकगणितीय श्रृंखला लिखिए, यानी कि हमको अंकगणितीय श्रृंखला तैयार करनी है, बनानी है।
तो इस केस में भी आप T2 का मान निकालोगे, T3, T4, T5, 4 पद कम से कम ज्ञात करने हैं अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो। और उसके बाद फिर लास्ट में आप उत्तर में अपनी अंक गणितीय श्रृंखला वहां पर लिखकर दिखाओगे। कृति वाले प्रश्नों पर हम ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग सेशन हमने लिया है कि कृति वाले प्रश्न किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 और 3 मार्क्स के लिए। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से या बोर्ड के पेपर से सिलेक्ट किए हैं, स्क्रीन पे डाले, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लो प्रैक्टिस करने के लिए। फिर हम आगे जो शाब्दिक प्रश्न है उनकी तरफ बढ़ेंगे। ये सारे प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक से या फिर वहां से हैं जो आपको बोर्ड के पेपर में इसके पहले पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अब हम शुरू करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। पहला उदाहरण है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम 55 पदों का योगफल 3300 हो तो उस श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात कीजिए। जब भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो वहां पर मोस्टली चांसेस होंगे कि आपको टीएन और एसएन दोनों का फॉर्मूला एक साथ इस्तेमाल करना होगा, यानी कि टीएन का भी फॉर्मूला उस सवाल में लगेगा और एसएन का भी लगेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि टीएन का ही फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में एक से अधिक बार इस्तेमाल करना पड़े, 2 बार या 3 बार का इस्तेमाल जो है वो करना पड़े। तो यहाँ पर हमें दोनों फॉर्मूले लगाने। एक बार दिया है प्रथम पदों का फॉर्मूला, उसके बाद आपको पूछा गया है कि उस श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात कीजिए। तो अभी 28वां पद यानी कि T28 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एसएन का भी फॉर्मूला लगेगा और टीएन का भी फॉर्मूला लगेगा। हमेशा जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो जो जानकारी हमें प्रश्न में दी गई है हमेशा उत्तर की शुरुआत वहीं से होती है। हम इसमें टीएन का फॉर्मूला पहले नहीं लगा सकते क्योंकि टीएन का तो हमको मान पता ही नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है। तो हमेशा जिसका मान दिया गया हो, जिसकी जानकारी हमें हो, सवाल हमेशा वहां से ही शुरू होता है और जिसको ज्ञात करना है वो फॉर्मूला लगाकर सवाल जो है वो खत्म होता है। तो यहाँ पर प्रथम 55 पदों का योगफल जो है वो दिया गया है, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। यहाँ पर एन का मान है 55 और प्रथम 55 पदों का योगफल दिया गया है 3300, यानी कि एसएन का मान S55 का मान 3300 है, वो हम फॉर्मूले में रखेंगे। जहां जहां पर भी एन दिख रहा है वहां वहां पर भी हम 55 लिखेंगे और उसके बाद में उसको हल करेंगे। हल करने के बाद आपको एक समीकरण मिलेगा a + 27d = 60। समीकरण हमें इसलिए मिलेगा क्योंकि हमें ना तो एन ए का मान पता है ना तो डी का मान पता है, दोनों भी मान नहीं पता है। तो इसलिए हमें a + 27d = 60 इस तरह का समीकरण जो है वो मिलेगा। अब समीकरण मिलने के बाद चूंकि हमें 28वां पद ज्ञात करना था तो हम T28 Tn का फॉर्मूला लिखेंगे, वहां पर n की जगह पर 28 लिखेंगे और a + n - 1d। अभी इस फॉर्मूले को लिखने के बाद हमें a + 27d, राइट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको T28 = a + 27d ऐसा समीकरण मिलेगा। और a + 27d का मान हमें ऑलरेडी ऊपर मिला हुआ है जिसको मैंने समीकरण नंबर 1 लिखा है और a + 27d का मान है 60, तो वो वाला मान हमें नीचे जो है वो रख देना है। तो T28 बराबर हो जाएगा 60। तो इस तरह के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, शाब्दिक प्रश्न होंगे। प्रश्न पढ़कर समझकर आपको उसका गणितीय रूप में रूपांतरण करना होगा, यानी कि क्या क्या प्रश्न में आपको दिया गया है उसको संकेत के रूप में लिखना होगा। अगर कहा गया है कि प्रथम 55 पदों का योगफल, तो आपको प्रश्न पढ़कर ये समझ में आना चाहिए कि 55 28 दिया गया है तो 28 आएगा, 28 का मतलब क्या है। तो वो संकेत जो है सारे जो आपके फॉर्मूले में आते हैं आपको वो आपके प्रश्न पढ़कर उसमें से पहचानने आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अगर आपने सही तरीके से पहचान लिया तो आपके लिए फॉर्मूला लिखना और सवाल को हल करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस जो आपको 3 और 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं।
सबसे ऊपर वाला प्रश्न देखेंगे, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 11वां पद 16 तथा 21वां पद 29 हो तो श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात कीजिए। अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखोगे तो 11वां पद, 21वां पद, 41वां पद 3 बार वहां शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में टीएन का फॉर्मूला, जब भी पद ज्ञात करना हो 11वां, 12वां, 20वां, वहां पद ये शब्द आपको दिखाई दे तो उसका मतलब टीएन का फॉर्मूला लगेगा। अभी यहाँ पर वो शब्द 3 बार आया है तो इसका मतलब है कि आपको टीएन का फॉर्मूला 3 बार इस्तेमाल करना है। तो जब पहले आप फॉर्मूला लगाओगे तो एन का मान 11 लिखोगे और 11वें पद का मान दिया है 16, यानी टी एन बराबर यहाँ पर 16 होगा। तो जहां पर आप T11 लिखोगे वहां पर उसका मान रखोगे 16। बाकी ए का मान नहीं पता है, टी का मान नहीं पता है, तो आपको वहां से एक समीकरण मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद जब आप 21वें पद के लिए फिर से सेम फॉर्मूला लिखोगे, मान रखोगे एन की जगह पर 21 और टीएन की जगह पर 29, फिर आप हल करोगे, आपको एक समीकरण मिलेगा। तो आपको ऐसे 2 समीकरण प्राप्त होंगे, दोनों में आपको ए और डी मिलेंगे, जिसको हम युगपत रेखीय समीकरण कहते हैं। फिर दोनों समीकरणों को आप हल करोगे, हल करने के बाद आपको ए का मान मिलेगा और डी का मान मिलेगा। जब आपको ए और डी दोनों का मान ज्ञात हो जाएगा तब हम फिर से तीसरी बार टीएन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे 41वां पद ज्ञात करने के लिए। फॉर्मूला लिखेंगे, एन की जगह पर 41 लिखेंगे, ए और डी का मान रखेंगे जो हमें ऊपर हल करने पर मिला है और फिर T41 ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे टीएन का फॉर्मूला 3 बार लगाना है। इसके साथ ही साथ युगपत रेखीय समीकरण को कैसे हल करते हैं, हल करके कैसे चरांकों का मान ज्ञात करते हैं। सिर्फ नॉर्मली हम जब युगपत रेखीय समीकरण हल करते हैं तो वहां पर एक्स और वाई लिखते हैं और यहाँ पर आपको ए और डी दिया होगा, सिर्फ उतना ही अंतर है, पर उसको हल करने का तरीका सेम है। आपको हल करके ए और डी का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक से अधिक फॉर्मूले का या फिर कोई एक फॉर्मूला एक से अधिक बार ऐसे आपको लगाना होगा तो प्रश्न हल करने में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ही 3 और 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर होगा। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है मोस्टली सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 मार्क्स का है तो हो सकता है कि नंबर्स को थोड़ा सा यहाँ वहां जो है वो चेंज कर दिया जाए, बाकी पूरा तरीका जो है वो एकदम सेम होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 11, 8, 5, 2। ये आपको पद दिए गए हैं 11, 8, 5, 2 डैश डैश डैश। ये अंकगणितीय श्रृंखला है और पूछा गया है कि इस -151 कौन से क्रमांक का पद होगा। यानी कि इस अंकगणितीय श्रृंखला में -151 कौन से क्रमांक पर आएगा, कौन से पोजीशन पर आएगा, कहाँ पर आएगा। ठीक है, 50वें पद के यहाँ पर आएगा कि 100वां पद होगा कि 120वां पद होगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब क्रमांक पूछा गया है, उसकी पोजीशन पूछी गई है, तो इस प्रश्न में आपको n का मान जो है वो ज्ञात करना है। n ज्ञात करना है, ना तो योगफल शब्द यहाँ पे दिया गया है, ना तो 20वां, 23वां, 24वां पद ऐसे वहां पद दिया गया है। ठीक, यहाँ पे कौन से क्रमांक पर है वो पूछा है, तो आपको n का मान जो है वो ज्ञात करना है। अब प्रश्न में क्या क्या दिया गया है उससे हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और संकेतों का मान लिखेंगे। a यानी कि पहला पद वो यहाँ पे 11 है तो हम लिखेंगे a बराबर 11। उसके बाद पद जो है वो घटते जा रहे हैं, तो जब भी आपकी श्रृंखला इस तरह की हो कि मान उसके घटते जा रहे हैं तो समझ जाना है कि डी का मान ऋणात्मक आएगा। पहला पद 8 11 है, दूसरा पद 8 है, जब दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 3 आएगा। 8 - 11 -3, क्योंकि 8 जो है वो संख्या छोटी है, 11 संख्या बड़ी है, तो उल्टा हो रहा है, संख्याएं कम 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 होती जा रही हैं, तो डी का मान होगा -3। आपको अगर प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है तो आप सिर्फ 2 नंबर्स के बीच का अंतर देखो और इतना याद रखो कि अगर श्रृंखला बढ़ते क्रम में है तो डी को प्लस में लिखेंगे,
अगर श्रृंखला घटते क्रम में है तो डी को माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ पे 11 के बाद 8 हो गया है, 3 का अंतर है और कम हो रहा है, कम कम होते जा रहा है, तो यानी कि डी का मान -3। तो ए मिल गया 11, डी मिल गया -3, ठीक। और ये जो -151 बोला है, तो ये आपकी अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद होगा। वो n कौन सा है वो हमको नहीं पता, तो जहां पर आप tn लिखोगे, tn की जगह पर हम डायरेक्ट लिखेंगे -151, ए बराबर 11, डी बराबर -3, tn बराबर -151। अब इसमें हम tn का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर उस फॉर्मूले में सारे मान रखकर n का मान जो है वो ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद के जो एक दो प्रश्न है वो हमने अपनी लास्ट की क्लास में भी डिस्कस किए थे। जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद 52 तथा 38वां पद 148 हो तो श्रृंखला के प्रथम 56 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी जो हमने प्रश्न एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किया, इसी वाली स्लाइड पे जो आपको एकदम ऊपर प्रश्न दिया गया है वो और ये वाला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा मिलता जुलता है, थोड़ा क्या 80% मिलता जुलता है। सिर्फ लास्ट का जो है वो पार्ट यहाँ पर चेंज होगा। ऊपर वाले प्रश्न में आपको 41वां पद वो ही ज्ञात करना था, तो हमने tn का फॉर्मूला लगाया था लास्ट में। अभी यहाँ पर आपको 56 पदों का योगफल बोला गया है, तो हम sn का फॉर्मूला लगाएंगे। बाकी सारा प्रोसीजर जो रहेगा वो सेम होगा। आप tn का फॉर्मूला लगाओगे 2 बार, पहले 19वें पद के लिए, फिर 38वें पद के लिए। फॉर्मूला लगाओगे तो आपको 2 समीकरण मिलेंगे, उनको आपको नाम देना है 1 और 2। फिर दोनों युगपत रेखीय समीकरण को हल करके a और d का मान ज्ञात करना है। तो जब आपको a मिल जाएगा, d मिल जाएगा और प्रथम 56 पदों का योगफल यानी S56 ज्ञात करना है, तो n का मान 56 होगा। फॉर्मूला लिखोगे, सारे मान उसमें रखोगे, हल करके Sn का मान जो है वो आप ज्ञात कर सकते हो, S56 जो है वो ज्ञात कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता है, सिर्फ लास्ट का स्टेप जो है वो चेंज होगा। नेक्स्ट उसके बाद किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 तथा गुणनफल 504 हो तो वे पद ज्ञात कीजिए। अभी लास्ट टाइम हमने इस क्वेश्चन को एकदम डिटेल में देखा था कि कैसे हल करना है। बाद में एक बच्चे को डाउट भी था तो मैंने फिर से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद जो हमारी क्लास हुई थी 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, उसमें भी हमने क्रमिक पद वाला क्वेश्चन जो है वो देखा था। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन नहीं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। सॉल्यूशन स्लाइड पे है, मैं वो आपको दिखाऊंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिर्फ मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है वो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए कि अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद या 4 क्रमिक पद, फिर उनका योगफल, गुणनफल या कहीं पर वर्गों का योगफल दिया होगा, जो भी कंडीशन वहां पर आपको क्वेश्चन में दी गई है, अगर इस तरह का सवाल आता है तो वहां पर क्रमिक पद लेते समय आपको सावधानी बरतनी है। कोई भी नहीं लिख सकते कि क्रमिक पद माना x, x+1, x+2 है, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने लेसन से रिलेटेड ही वहां पर लिखना है। तो अगर 3 क्रमिक पद हैं तो हम वो क्रमिक पद लेंगे a - d, a और a+ d, ठीक है। a तो लेना ही लेना है, वो कंपलसरी है। उसके बाद प्लस वाला भी लेना है और माइनस वाला भी लेना है। अब ये प्लस माइनस हम क्यों लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम उनको हल करने जाएंगे तो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें बाकी जो दूसरा चरांक है उसका मान जो है वो ज्ञात हो जाएगा। अगर आप सबको प्लस प्लस में लिखोगे, a लिखोगे, a+d, a+2d, a+3d, तो वहां से कुछ कैंसिल ही नहीं होगा और आपको सवाल हल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा वहां से। तो इसलिए जब भी क्रमिक पदों वाला सवाल आए तो हमेशा पॉजिटिव भी नंबर लो और नेगेटिव वाला भी लो। तो a-d, a और a+d। अगर समझो 3 से अधिक है, 4 क्रमिक पद दिया है, तो आप a-d, a+d, उसके बाद एक और ऐड कर दो, a+2d हो जाएगा अगला चौथा क्रमिक पद। ये 3 सेम रहेंगे,
ये 3 के आगे हम एक और जोड़ देंगे a + 2d, तो वो हो जाएगा हमारा चौथा क्रमिक पद, तो वो रेडी हो जाएगा। अगर समझो कि आपको क्वेश्चन में 5 क्रमिक पद बोला है, कम चांस है 5 क्रमिक पद पे सवाल आए, पर फिर भी आ सकता है। तो अगर 5 क्रमिक पद आए तो आप ये 3 सेम ऐसे ही रहेंगे, एक आगे जोड़ोगे और एक पीछे जोड़ोगे। तो a - 2d, a - d, a + d और a + 2d। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आगे ही जोड़ते जाना है। अगर सिर्फ आगे ही जोड़ते जाओगे आप, तो आपको प्लस प्लस में ही मिलते जाएगा। तो इसलिए जब एक ही और ऐड करना है तो या तो आगे ऐड करो या तो पीछे ऐड करो, चलेगा। लेकिन जब आपको 2 पद ऐड करने हैं तो एक आगे ऐड करो और एक पीछे ऐड करो। तो इस तरह से आपको 5 क्रमिक पद जो है वो मिल जाएंगे। और फिर प्रश्न में दी गई कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए आपको समीकरण बनाकर उसको हल करना होगा। तो ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में हल करना है, किस तरह से समीकरण बनाने हैं और कैसे ए और डी का मान जो है वो ज्ञात करने हैं। ठीक, जब आप हल करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको डी के 2 मान मिलेंगे वर्गमूल लेने के बाद, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे प्रश्न में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं किया है कि श्रृंखला बढ़ते क्रम में होगी या घटते क्रम में होगी। ठीक, तो इसलिए डी का मान दोनों भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और उसके हिसाब से आपको श्रृंखला भी 2 जो है वो मिलेगी, एक बढ़ते क्रम में मिलेगी और एक घटते क्रम में मिलेगी। तो आपको अपने उत्तर में दोनों भी लिखना है। अभी ये वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ए का मान मिला है 9 और डी का मान मिला है ±5। तो एक बार +5 का इस्तेमाल करते हुए श्रृंखला बनाई गई है, तो 4, 9, 14 ऐसे आंसर आया है। फिर एक बार डी का मान -5 लेकर और ए का मान 9 लेकर श्रृंखला बनाई गई है, तो 14, 9 और 4 इस तरह से जो है वो 3 क्रमिक पद जो है वो मिले हैं। तो आपको दोनों भी आंसर लिखना है इस क्वेश्चन में। अगर समझो कि आपको कोई अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसमें कोई ऐसा शब्द दिया है जो देखकर आपको लगे कि ऋणात्मक मान हो ही नहीं सकता, जैसे अगर किसी की उम्र के बारे में दिया है, किसी चीज की लंबाई के बारे में दिया है, तो अभी किसी की उम्र, किसी की लंबाई, कोई दूरी ये ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो उस केस में आप फिर मतलब देख सकते हो कि आपकी श्रृंखला जो है वो कैसे आ रही है, माइनस वाला आंसर श्रृंखला में नहीं आना चाहिए। और अगर वैसा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है तो आपको डी के दोनों मान रखने हैं और दोनों भी श्रृंखला जो है वो लिखनी है। आपको 3.4 दिया है, उसमें सवाल दिए, सवाल 3 और 4 मार्क्स के लिए ही आपको एग्जाम में आएंगे। तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में, जिसमें सॉल्यूशन आपको पूरा लिखना होता है, उसमें पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर 5 में। लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन नंबर 5 की क्या खासियत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 वो आपके टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम से रिलेटेड होता है, लेकिन एकदम सेम टू सेम टेक्स्ट बुक से नहीं होता है। तो सवाल इसी तरह का ही कुछ पूछा जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमाकर, तो आपको क्वेश्चन को पढ़कर एकदम अच्छे से समझना होगा कि इसमें किस तरह से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। अभी एक्सरसाइज 3.4 के एक आध क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि आपको प्रश्न हल करते समय क्या क्या ध्यान में रखना है। अभी जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि सानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 11 रुपए, तीसरे दिन 12 रुपए, इस प्रकार बचत करते रहना है। यानी कि रोज उसने कुछ न कुछ पैसे बचाने हैं और वो पैसे कितने होंगे वो उसका भी सीक्वेंस दिया गया है, आपको आइडिया दिया गया है कि पहले दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 11 रुपए, तीसरे दिन 12 रुपए। तो ये पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि हर दिन 1-1 रुपए जो है उसको बचत के बढ़ाते जाने हैं। और ये काम उसको कब तक करना है? 31 दिसंबर 2016। फिर आपको पूछा गया है कि 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी हुई। अभी उसने पहले दिन 10 रुपए जमा किए, दूसरे दिन 11 रुपए, तीसरे दिन 12 रुपए, उसके बाद फिर वो 13, 14, 15, 16 ऐसे करके एक एक दिन 1-1 रुपए जो है वो बढ़ाती जाएगी।
तो सबसे पहले दिन यानी 1 जनवरी की तारीख को उसने 10 रुपए जमा किए या 10 रुपए बचत किए, तो वो ए का मान हो जाएगा 10। उसके बाद हर एक दिन एक एक रुपए वो बढ़ाती जा रही है, तो यानी कि डी का मान जो सामान्य अंतर है वो होगा 1। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कुल कितने दिन है, पूरे साल उसने पैसे जमा किए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी साल के पहले दिन से लेके साल के लास्ट दिन तक उसने पैसे जमा किए साल 2016 में। तो उसने कुल कितने दिन पैसे जमा किए, एन का मान कितना होगा। तो 2016 दिया है, हम जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, परंतु अगर वह साल लीप वर्ष हो तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अभी ये 2016 दिया गया है साल, तो 2016 लीप वर्ष है कि नहीं है चेक करने के लिए हम इसमें 4 से भाग दे सकते हैं। अगर 4 से पूरी तरह से भाग जाता है तो वो लीप वर्ष होगा और उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं। तो अभी 4 पंचे 20, 4 चौक 16, ठीक है, पूरा भाग जाएगा, तो इसका मतलब कि ये लीप वर्ष है। तो इस वर्ष में पूरे 366 दिन जो होंगे, तो एन का मान हो जाएगा 366। और आप कुल बचत पूछी गई है, यानी कि आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना है। फिर आप एस एन का फॉर्मूला लगाओगे, एन बराबर लिखोगे 366, क्योंकि उसने 366 दिन पैसे बचत करते हुए जमा किए हैं। ए का मान हो जाएगा 10, डी का मान हो जाएगा 1। फिर आप फॉर्मूले में मान रखकर हल करोगे तो आपको आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो कहीं पर भी क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ये लीप वर्ष है कि क्या है, वो आपको पढ़कर खुद से समझना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसमें है वो हमने अपनी लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था, आगे की स्लाइड में मैंने उसको सॉल्व किया, आप उसका स्क्रीनशॉट जो है वो दे सकते हो। और बाकी के सारे क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज के इसी तरह है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल करना, ताकि आपको एग्जाम में जब भी 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाए, शाब्दिक प्रश्नों से रिलेटेड पूछा जाए, तो आप उसको हल कर सको। अभी अगली स्लाइड में जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर उसका आंसर जो है वो आप घर पर बैठकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल आप खुद से हल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप परफेक्ट बनोगे और गलती होने के चांसेस जो है वो कम होते जाएंगे। ठीक, अभी इसके साथ ही जो मुझे आपको बताना था इस टॉपिक से रिलेटेड वो अब हो चुका है। अभी आपके पास मौका है, जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो, क्वेरी हो, जो भी पूछना हो वो अब आप पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ बच्चों, पूछना है किसी को कुछ? आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। पूजा, पूछो पूजा। जो होमवर्क वाला स्लाइड था वो दिखाओ ना। कौन सा वाला बेटा? कौन सी स्लाइड बेटा, एक बार फिर से बोलना। होमवर्क वाला। होमवर्क की स्लाइड है स्क्रीन पे, सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो क्वेश्चन रिलेटेड जो पूछना हो। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो बच्चों, किसी को पूछना है? टीचर ये टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना ये पीडीएफ। और बच्चों, और किसी को किस्मत
किस्मत हाँ, किस्मत हेलो माइक। हाँ बोलो। हेलो हेलो, हाँ गुड बोलो बेटा, मॉर्निंग आवाज आ रही है। टीचर। वो मुझे क्वेश्चन गुड मॉर्निंग बच्चा, बोलो। सर वो मुझे टीचर वो मुझे क्वेश्चन था कि अगर ए का मान दिया हो और बी का मान दिया हो तो हम इन दोनों को प्लस करके उसके आगे के दो पद ज्ञात कर सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे अगर ए और डी का मान दिया है तो आपको अगला ए यानी कि पहला पद दिया गया है, तो अगर आपको दूसरा पद ज्ञात करना है तो ए और डी को जोड़ोगे तो आपको दूसरा पद मिल जाएगा T2। अगर आपको इसके आगे का पद ज्ञात करना होगा तो आप T2 में फिर से डी को जोड़ोगे तो आपको T3 मिल जाएगा, यानी जो पिछला पद आपको मिलते जाएगा उसमें आप डी के मान को जोड़ते जाओगे तो आगे का पद आपको मिल जाएगा। तो T2 में डी को जोड़ोगे तो T3 मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। तो जो पद आ रहा है उसमें अगला पद आपको मिलते जाएगा। ठीक है, हाँ टीचर, थैंक यू टीचर। ओके, मोस्ट वेलकम। और किसी को पूछना है? और बच्चों किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकता है।